हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं सविया स्वागत करती हूँ आपका प्लूटस आईएएस के हिस्ट्री ऑप्शनल से संबंधित कुछ विषयों को लेकर के। जैसे कि हमने जब कल हड़प्पा सभ्यता को पढ़ा था, तो हड़प्पा सभ्यता में हमने सिर्फ भौगोलिक वितरण को पढ़ा था कि भौगोलिक कारण क्या हो सकते हैं हड़प्पा के डेवलपमेंट का या विकास का। तो आज हम लोग उसके बाकी के जो विषय थे, जैसे कि मैंने आपको, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, और ताकि आपको अच्छे से समझ आए। इसलिए तो हमने चर्चा किया था कि किसी भी समाज को विकसित करने के लिए कई कारक होते हैं। जैसे कि पहला मैंने आप लोग को बताया था भौगोलिक, दूसरा हम लोग जो पढ़ेंगे वो कारक होगा सामाजिक, फिर राजनीतिक, धार्मिक, वैज्ञानिक, कई सारे कारण होते हैं, आर्थिक कारण भी होते हैं, और महिलाओं की स्थिति क्या होती है, इन सभी चीजों को तो हम लोग आज बाद के जो टॉपिक है यानी कि सामाजिक जो कारक है उसको पहला देखेंगे। तो आज हम लोग जो पहला टॉपिक है वो है सामाजिक कारक, हड़प्पा के उद्भव का सामाजिक कारक। ठीक है, तो सामाजिक कारक में जिम्मेदार क्या क्या होंगे, क्या क्या चीजें आएंगी सामाजिक कारक को लेकर के, अगर मैं बात करूं तो नए विचारों को ग्रहण करना एक पहला कारण हो सकता है। ठीक है, कि नए विचारों का उद्भव होना, तभी तो हम कह सकते हैं ना कि बाकी की चीजों को समाहित कर पाएंगे। जब हमारे विचार खुले नहीं होंगे, हम रूढ़िवादी विचार के होंगे, तो हम समाज के नए एक्सेप्शन को अपने साथ एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। तो हम सबसे पहला कारक जो देखेंगे वो है सामाजिक कारक। ठीक है, सामाजिक कारक में हम लोग जो सबसे पहला पॉइंट देखेंगे उस पॉइंट का नाम है कि नए विचारों का संग्रह। लोगों के अंदर जब नए विचारों का जन्म होता है तो वो समाज तेजी से विकसित होता है। दूसरा जो कारण होगा, एक होगा कि समाज शांति प्रिय हो, है ना। शांति प्रिय का मतलब कि अगर मान लीजिए किसी भी समाज में रोज लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जैसे एक सीधा सा उदाहरण आप इसको देख सकते हो कि फिलिस्तीन और इजराइल के बीच अक्सर वॉर लगे रहते हैं, है ना, कभी भूमि विवाद, सीमा विवाद वगैरह वगैरह, इन चीज को लेकर के। तो इसराइल तो एक हाई टेक्नोलॉजी वाला और आर्थिक संपन्नता वहां पे ज्यादा है, तो उसको कुछ खासा नुकसान नहीं। लेकिन फिलिस्तीन देख रहे हैं, उसके नेसो नाबूद खत्म हो गए। किसी भी देश में जब प्रॉपर वॉर की स्थिति बनी रहो, तो वो समाज हो या देश हो या कस्बा हो या गांव हो या परिवार हो, वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो शांति प्रियता जरूरी है किसी भी समाज को विकसित करने के लिए, किसी भी सभ्यता को विकसित करने के लिए। अगला जो कारण होगा वो है समानता का विकास। समानता का विकास हो, तो समानता का विकास जब तक नहीं होगा, पुरुष और महिला दोनों में इक्वालिटी नहीं आएगी, हम बाल बच्चे लड़के लड़कियों में फर्क करेंगे, तो वो समाज उभर के सामने नहीं आ पाएगा। तो सामाजिक कारण में ये तीन हो गए। उसके बाद अगला जो कारक हम लोग देखेंगे वो है आर्थिक कारक। ठीक है, आर्थिक कारक क्या क्या हो सकते हैं किसी भी क्षेत्र को विकसित करने के लिए। दूसरा जो है वो आर्थिक कारक, आर्थिक कारक में मतलब कृषि मेन आधार था, है ना। तो कृषि व्यवस्था कैसी थी, जैसे आप नवपाषाण काल को देखोगे ना, तो नवपाषाण काल में कृषि व्यवस्था पूरी तरह से डेवलप अवस्था में थी। लेकिन ताम्रपाषाण आया तो उसे और बेहतर किया। तो हम कह सकते हैं कि नवपाषाण काल क्या था, उपयोगिता था, जो जरूरत के लिए चीजें थी हम उसका इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन ताम्रपाषाण जैसे आया, हमने संसाधनों का दोहन तो शुरू किया ही, लेकिन हमारा अधिशेष भी तो बढ़ा, क्योंकि हमारे पास जो है धातु से संबंधित हथियार बनने लगे तांबे के। वैसे ही जब हड़प्पा आया तो तांबा और कांसा के मिश्रण से हथियार बनने लगे और मजबूत होने लगे। तो हथियार बने तो जंगलों को साफ करना आसान हुआ, और फिर कृषि करना इजी हुआ, और कृषि हुआ तो अधिशेष बढ़ा। तो हम कहेंगे कि आर्थिक स्थिति में सबसे पहला कारण क्या होता है, किसी भी क्षेत्र की कृषि। और वो किन चीजों पर डिपेंड होती है कृषि, जैसे कि वहां की जलवायु, जलोढ़ मृदा, ठीक है, उसके अलावा कह सकते हैं कि जल, पानी, इसीलिए नदियों के आसपास उद्भव हुआ इसका, जल हो गए। और उसके अलावा अगर हम कहें कि ये सारी चीजें हुई, तो हम कहेंगे कि अधिशेष की गुंजाइश हुई, है ना, अधिशेष बढ़ा। और जब अधिशेष बढ़ा तो इस कृषि ने क्या किया कि व्यापार व्यवस्था को जन्म दिया, है ना, व्यापार व्यवस्था बढ़ा, व्यापार बढ़ा। तो अगर अधिशेष बढ़ा तो व्यापार बढ़ा, क्योंकि खाने से ज्यादा हुआ लोगों के पास। और जब कृषि व्यवस्था बढ़ा ना, तो एक और चीज हुआ, जनसंख्या वृद्धि हुई, है ना। क्योंकि जब खाने की कमी नहीं थी तो लोगों ने जनसंख्या ज्यादा किया, जनसंख्या वृद्धि को बल दिया, और व्यापार बढ़ा कि हमारे पास ज्यादा है तो हम इसे कहीं और बेच के कुछ और सामान भी ला सकते हैं। हो सकता है कि इस गांव में, यानी इस एरिया में, अगर सपोज मान लो दो एरिया हम रख लेते हैं, एरिया ए और एरिया बी। एरिया ए में केवल चावल होता हो, एरिया बी में गेहूं भी हो, जौ भी हो, चना भी हो,
तो इनको लगा होगा कि क्यों ना हम उसको भी ट्राई करें। तो इन्होंने क्या किया होगा, अपने सामान को लेके गए होंगे और वहां से दूसरे सामान को लेके आए होंगे। तो ये जो आदान प्रदान की व्यवस्था हुई, तो इसी से क्या जन्म लिया, इसने वस्तु विनिमय प्रणाली को जन्म दिया, है ना। वस्तु विनिमय प्रणाली को जन्म दिया, वस्तु विनिमय शुरू हो गया, सामान के बदले सामान लेना। तो ये इसके आर्थिक कारक हो गए, सामाजिक देख लिया हमने, आर्थिक देख लिया। अब अगला जो कारक हम लोग देखेंगे वो है राजनीतिक कारक। राजनीतिक कारक क्या क्या हो सकते हैं, कैसे हम मानते हैं कि हड़प्पा में राजनीतिक कुछ था या नहीं था, ठीक है। जैसे मान लो कि हम कहेंगे कि अच्छी प्रशासन, गवर्नेंस अच्छा था। कैसे कहते हैं हम लोग कि गवर्नेंस अच्छा था, जैसे वहां कूड़ेदान की व्यवस्था होना, और कूड़ेदानों का लबालब ना भरे हुए मिलना, लबालब में तो समझते हैं ना, मुंह तक ना भरे हुए मिलना, ये भी एक पहचान देता है कि यहाँ प्रशासक थे। ये पहचान देता है कि हड़प्पा से जो आवास मिले हुए हैं पश्चिमी क्षेत्र के, वो ऊंचे टीले पे बनाए गए हैं, लेकिन बाकी सारे आवास जो है एक सामान्य थे, है ना। और ये भी एक पहचान देता है कि उस समय के जो प्रशासक वर्ग थे वो स्वयं पे कम खर्च करके नगर निर्माण पे ज्यादा ध्यान दिए, जन सामान्य पे ज्यादा ध्यान दिए। कैसे, जैसे आप मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता में देखोगे ना, तो पिरामिड मिस्र में, और मेसोपोटामिया में जुकीरत, ऐसे बड़े बड़े महल और ये सारी चीजें। जबकि आम लोगों के जो झोपड़ियां और आवास मिले वो झोपड़ी है, मिट्टी के हैं या घास फूस के बने हुए हैं। लेकिन हड़प्पा में क्या था, अगर एक आवास पक्का है तो वो सारे शहर का आवास वैसा ही दिखेगा, इसका मतलब उसे प्लान करके बसाया गया था। जैसे आप अपने शहरों में देखोगे, किसी भी शहर में, तो कोई घर आपको 2 फ्लोर मिलेगा, तो कोई 5 फ्लोर, कोई 10 फ्लोर, इस तरह की प्रवृत्ति देगी। ये प्लान नहीं है, लेकिन हड़प्पा क्या था, वो प्लान वे में बसाया गया था। तो इसलिए कहा जाता है कि वहां की गवर्नेंस जो थी ना, वो बहुत स्ट्रांग थी, प्रशासक वर्ग था, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि प्रशासन का सुदृढ़ होना, प्रशासन का सुदृढ़ होना। और दूसरा अगर हम लोग बात करें कि दूसरा कौन सा, ये कह सकते हैं कि आखिर कैसे था, जैसे कि नगर व्यवस्था, नगर व्यवस्था, जैसे कि कूड़ेदान और स्वच्छता नियंत्रण, स्वच्छता नियंत्रण। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें, जैसे लोथल से गोदीबाड़ा बंदरगाह के साक्ष्य मिले हुए हैं हड़प्पा के, तो लोथल से अगर गोदीबाड़ा बंदरगाह के साक्ष्य मिले हुए हैं, तो हम क्या कहेंगे इसको कि वहां पे कोई तो रहा होगा ना, जो उन नावों का संचालन कर रहा होगा, उनको देखता होगा कि आखिर वो कैसे काम कर रहे हैं, कैसे आ रही हैं चीजें, ये सारी चीजें निकल के आती हैं कि था वहां पे प्रशासन तो था, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें दिखाती हैं, दर्शाती हैं चीजें कि कैसा था वहां का राजनीतिक जीवन, यानी प्रशासक वर्ग था। अगला जो हम लोग टॉपिक देखेंगे कि अगले टॉपिक में क्या है, या अगला जो कारक है हमने उसको पढ़ना है, तो अगले कारक के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो अगला कारक होगा कौन सा, आप लोग बताइए, धार्मिक, है ना। धार्मिक कारण में सबसे बड़ा कारण ये था कि हड़प्पा का धर्म रूढ़िवादी नहीं था, सबसे पहला बड़ा कि ये अपने किसी भी धर्म को लेकर के एकदम सुदृढ़ नहीं था। दूसरा ये कहेंगे कि उपयोगितावादी धर्म था। उपयोगितावादी का क्या मतलब होता है, उपयोगितावादी धर्म से क्या समझते हैं आप लोग। उपयोगितावादी धर्म का मतलब ये हो जाता है कि एक ऐसा धर्म जो वस्तुएं हैं, संसाधन है, उन्हें धर्म के रूप में देखना। जैसे नदी की पूजा करना, पेड़ की पूजा करना, है ना। जैसे स्वास्तिक चिन्ह के प्रतीक मिले हुए लोथल से, तो हो सकता है कि वहां पे सूर्य की पूजा भी होती हो। तो ये सब चीजें प्रेजेंट करती है कि हमारे लिए जो जरूरी है, उपयोगी है, हम उनको धर्म मानते हैं, ठीक है। तो ये जैसे अगर आप देखोगे कि एक महिला की मूर्ति से, पेट से, नाभि से वो निकलता हुआ दिखाया गया है वृक्ष को, है ना, मातृ देवी की मूर्ति उसको कहते हैं। तो वो क्या प्रेजेंट करता है, प्राकृतिक को, नेचर को प्रेजेंट करता है ना, धरती माता को प्रेजेंट करता है। तो ये चीजें होती है और इसी को कहा जाता है उपयोगितावादी धर्म। तो यहाँ के धर्म रूढ़िवादी नहीं थे हड़प्पा के, वो पूरी तरह से किस पे डिपेंड है, उपयोगिता पे डिपेंड है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि वैज्ञानिक, वैज्ञानिक कारक क्या क्या हो सकते हैं। एक तो सबसे पहला है कि जल निकासी,
जल निकासी उसकी इतनी सुदृढ़ थी, ये भी एक खोज ही तो थी। आप सोचो, हम जंगलों में रहते थे, ऐसे नंगे पुंगे भाले लेके दौड़ा करते थे, लोगों के पीछे शिकार करते थे और कंदमूल खाते थे। वहां से हम यहाँ तक पहुंच गए कि घरों से पानी निकलने के लिए कैसे इस पद्धति को डेवलप करें ताकि पानी सरलता से निकल सके। ये क्या था? विज्ञान ही तो था अपने समय का। आखिर हमारी बुद्धि का विकास ही था, इसलिए बोला जाता है इतिहास विज्ञान का जननी है। खोज दिया इसने। दूसरा, सिक्का, मोहरों का प्रतीक, है ना। जैसे मैं लिख देती हूँ यहाँ पे ताकि आप लोग को कीवर्ड्स बनाने में आसानी हो। जैसे कि सिक्के, ठीक है, जैसे कि मोहरे, है ना, सिक्के, मोहरे। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो नाव, है ना, जब व्यापार शुरू होगा लोथल के साथ तो नाव के भी साक्ष्य मिले हैं, लोथल के तट से, वो दीवार से। तो नाव बनाना ये क्या था कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, कभी तैर के जाया करते थे, है ना। लेकिन अभी क्या होने लगा, हम लोग नाव से जाने लगे। हमने सिक्के खोज लिए, हमने मोहरे खोज लिए, ये पहचान के लिए कि ये हमारा है। जैसे मेसोपोटामिया से बहुत सारे मोहरे मिले हुए हड़प्पा के, तो ये पहचान देने के लिए ना कि हाँ हम आए हुए थे यहाँ व्यापार करने के लिए, उन्हीं पहचान के आधार पे हम मानते हैं ना कि हड़प्पा का व्यापार था किसके साथ, मेसोपोटामिया के साथ। तो इन्हीं आधारों पे बहुत सारे विद्वान जैसे बोलते भी है कि हड़प्पा ने सीखा था मेसोपोटामिया से। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर हड़प्पा अगर सीखता कि हाँ ठीक है हमने सीखा है उनसे, तो सबसे बड़ा कारण तो ये हम कह सकते हैं हड़प्पा के सीखने का कि आखिर उसने सीखा तो राजाओं ने वो प्रणाली क्यों नहीं सीखी। जैसे मिस्र की सभ्यता से पिरामिड का होना और मेसोपोटामिया से जिगुरत का होना, तो जब वहां पिरामिड और जिगुरत थे तो भारत में क्यों नहीं, सभ्यता भारतीय सभ्यता में क्यों नहीं देखने को मिला, सवाल ये है। तो इसलिए मैं ये बिल्कुल तरह से जो हमारे इतिहासकारों ने इस तर्क को दिया हुआ है कि हड़प्पा अपने आप में डेवलप थी और हड़प्पा का विकास एक दिन में ना होकर के ये क्रमिक हुआ था। जैसे कि हमने कल वाली वीडियो में मोहनजोदड़ो को बताया आप लोगों को कि क्या था, वो पहले झोपड़ी थी, झोपड़ झागड़ संस्कृति थी, फिर धीरे धीरे विकसित हुई, वो एक ग्रामीण सभ्यता हुई, गांव हुआ, कस्बा हुआ, अर्ध शहरी हुआ, अर्ध नगरी हुआ, शहरी हुआ, फिर नगरीकरण हुआ। 7 लेयर ऐसे ही नहीं थे उसके। तो अगर हम बात करें कि हड़प्पा सभ्यता का विकास क्रमिक हुआ है, ना कि सडन हुआ, क्रम से धीरे धीरे बढ़ता चला गया। तो ये हमने देखा सारे कारक इसके। उसके अलावा जो डिफरेंसेस हैं वो प्रीलिम्स फैक्ट होते हैं कि कहाँ से क्या मिले हैं, ये चीज मोस्टली बात होती है मेंस में कॉन्सेप्ट के ऊपर, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि हड़प्पा के पतन का एग्जैक्ट रीजन क्या था। एग्जैक्ट तो अभी तक पता नहीं लगाएंगे, बट हम लोग देखेंगे कि ज्यादा सटीकता के साथ कौन सा बैठता है, तो इस पर चर्चा करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहे और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली खबरों की सूचना आपको सबसे पहले मिले और आपकी तैयारी बेहतर हो सके। ठीक है बच्चा लोग, थैंक यू क्लास।